हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं इसके सरकारी गुरुजी चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने में हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। किन किन सावधानियों का हम ध्यान रखेंगे ताकि हमारे साथ कोई गड़बड़ी ना हो, कोई भी एजेंट हमें बरगला नहीं सके और हम अपनी जरूरत के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या जरूरत है, किन परिस्थितियों में यह मदद करता है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस किस टाइप का लेना चाहिए, उसमें क्या-क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम नियोजित शिक्षक बंधुओं को हेल्थ इंश्योरेंस सिंगल लेना चाहिए या फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। तो कभी भी ध्यान रखें, आप सिंगल अगर लेते हैं तो सिर्फ सिंगल जिस मेंबर का लिए हैं उसका इलाज होता है। अगर अपना लेते हैं तो सिर्फ आपका इलाज होता है। लेकिन पूरे फैमिली फ्लोटर का लेते हैं तो पूरे फैमिली का इलाज जो भी निर्धारित सम एश्योर्ड है उसके अंदर होता है। तो कभी भी आप लें तो फैमिली फ्लोटर ही लें। फैमिली फ्लोटर प्लान ही लें, वो सस्ता भी पड़ता है और हमारे भविष्य के लिए अच्छा भी होता है। जब भी लेंगे फैमिली फ्लोटर ही लेंगे। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो कोई भी बिंदु जो पॉइंट है वो आपको छुपाना नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी से आपको, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसको शेयर करना है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आपको छुपाना नहीं है। कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो आपको छुपाना नहीं है। अगर इसको आप छुपाते हैं तो आपके साथ आगे परेशानी होगी। आप जब क्लेम लेने जाएंगे तो हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए, इसलिए आपको छुपानी नहीं है। अगला सबसे मेन पॉइंट आता है नेटवर्क हॉस्पिटल। आप जिस कंपनी का जो भी प्लान लेने जा रहे हैं उस कंपनी का आपके सिटी में, आसपास के सिटी में नेटवर्क हॉस्पिटल कितने हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल का मतलब होता है कि जिस कंपनी का आप प्लान लेने जा रहे हैं उस कंपनी का उस हॉस्पिटल से टाई अप होता है और उस हॉस्पिटल में कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की व्यवस्था होती है। कैशलेस क्लेम का मतलब होता है कि आप अस्पताल में गए, अस्पताल में आपका ट्रीटमेंट चला और जैसे ही आप अस्पताल में जाते हैं तो वो अस्पताल उस कंपनी को सूचित करती है कि ये हमारा क्लेम आया है और वहां से कंपनी अप्रूवल दे देती है। तो कंपनी डायरेक्ट जो है पे करती है अस्पताल को और आप सिर्फ इलाज कराते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आप निश्चिंत होकर के अपना इलाज कराते हैं। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए नेटवर्क हॉस्पिटल जिसका ज्यादा होगा उसी का आप इंश्योरेंस लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है तो आपको रीइंबर्समेंट क्लेम लेना होता है, यानी पहले आप अस्पताल में जाएं, इलाज कराएं और उसके बाद वो पैसा अस्पताल को आप खुद से पे करें और उसके बाद में आप कंपनी को क्लेम करें। जो भी हॉस्पिटल के बिल्स हैं खर्चों के, उनके बिल्स के माध्यम से आप क्लेम करें और आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे दिए जाते हैं। तो ये इसके लिए हमें कोई फायदा नहीं हुआ हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, तो इसलिए प्रयास करें कि नेटवर्क हॉस्पिटल जिसका ज्यादा हो उसी का हम इंश्योरेंस लें। अगला पॉइंट होता है कि सम एश्योर्ड हमें कितना लेना चाहिए। शिक्षक बंधुओं के लिए, पति पत्नी और 2 बच्चे अगर हैं तो उनके लिए कम से कम 8 से 10 लाख का सम एश्योर्ड तो होना ही चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 25 से 35 के बीच में है तो 8 से 10 लाख आपको सम एश्योर्ड होना ही चाहिए। अगर आपकी उम्र और अधिक ज्यादा है, मतलब 35 से 50 55 के बीच में है, तो 15 से 25 लाख 30 लाख का आपको सम एश्योर्ड लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो वैसे वैसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बढ़ती हैं, क्लेम आने का चांसेस ज्यादा रहता है। अगला पॉइंट है रूम रेंट लिमिट, रूम रेंट कैपिंग। तो आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसमें ये चेक करें कि रूम रेंट कैपिंग कितना है, रूम रेंट कैपिंग कितना परसेंट है। प्रयास करें कि कोई रूम रेंट कैपिंग ना हो, या तो कम से कम सिंगल प्राइवेट एसी रूम का लिमिट जरूर हो, उससे कम का नहीं हो। अगला पॉइंट आता है हमारा वेटिंग पीरियड, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड। जैसे जब हम पॉलिसी लेते हैं उस समय जो बीमारी हम डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारे दिक्कत है, तो उसमें कंपनी अपना 1 साल 2 साल 3 साल का प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड लगाती है। तो जिस प्लान में कम से कम वेटिंग पीरियड है उसी को आप लें ताकि आप भविष्य में जल्द से जल्द इलाज करा सकें। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है को पेमेंट। को पेमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अस्पताल में इलाज कराया, उसका खर्चा 1 लाख रुपए आया और आपकी पॉलिसी में 20% को पेमेंट का रूल है, तो 20% जो है आपको पे करना होगा और 80% जो है कंपनी पे करेगी। तो को पेमेंट जिस प्लान में नहीं हो, जिस कंपनी के साथ नहीं हो, वही प्लान ले, आपको बेटर होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है आईसीयू लिमिट। बहुत से प्लान में आईसीयू का कैपिंग दिया रहता है कि इतने परसेंट, सम एश्योर्ड का इतने परसेंट तक आपका आईसीयू लिमिट है। उससे ज्यादा अगर आपका आईसीयू लिमिट बढ़ता है खर्चा तो वो आपको पे करना होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि आईसीयू लिमिट ना हो। आप यह देख लें कि आपके सिटी में आईसीयू का एक दिन का खर्चा कितना है और उस हिसाब से आपके पॉलिसी में कितना लिमिट दिया हुआ है। तो ये ज्यादा से ज्यादा लिमिट होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है ऑटोमेटिक रीएस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और आपने 1 साल का अंदर का पॉलिसी है और आपने फर्स्ट इलाज करा लिया आपने 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए का आपने इलाज करा लिया, बाकी सम एश्योर्ड बचता है 2 लाख। तो अगली बार जो साल भर के अंदर में ही आप अगर इलाज कराएंगे तो मात्र 2 लाख का ही आपका इलाज होता है और उससे ज्यादा का अगर खर्चा होता है तो वो आपको पे करना पड़ता है।
और ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन होता है, तो उसमें जैसे ही आप 3 लाख का इलाज कराएं तो फिर स्वतः ही 5 लाख फिर सम एश्योर्ड हो जाता है, फिर अगली बार आप 1 साल के अंदर में ही 5 लाख का इलाज करा सकते हैं। तो जितनी बार 1 से 2 बार रीस्टोरेशन तो होना ही चाहिए, मतलब रीस्टोरेशन जरूरी है, रीस्टोरेशन रहना चाहिए। अगर फैमिली फ्लोटर प्लान है तो उसमें तो और रीस्टोरेशन की जरूरत पड़ती है। अगला पॉइंट है ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। जैसे आज ऑनलाइन का जमाना है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कोई से कोई सलाह लेना है, कोई जानकारी लेनी है, तो ऑनलाइन हम डॉक्टर से ले सकते हैं। ये सुविधा हमारे प्लान में है कि नहीं, इसके बारे में भी हम चेक कर लेंगे। अगला पॉइंट है फ्री हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव फ्री हेल्थ चेकअप। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है आपको कि फ्री हेल्थ चेकअप हमारे प्लान में मिल रहा है या नहीं। कोई क्लेम साल के अंदर नहीं लेते हैं तो साल में आपको फ्री हेल्थ चेकअप बहुत सी कंपनियां देती हैं, तो ये आपकी कंपनी दे रही है या नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब अस्पताल में भर्ती होते हैं उससे पहले और जब हम अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं उससे बाद, इसकी अवधि को प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। तो इसका कवरेज कितना हम है हमारी पॉलिसी में, इसको ध्यान में रखना है। कम से कम प्री हॉस्पिटलाइजेशन 2 महीने का होना ही चाहिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तो कम से कम 3 महीने का तो होना ही चाहिए। इससे अगर कम है तो उस पॉलिसी को आप नहीं लेंगे, उसमें आपका नुकसान है। इसमें ध्यान रखेंगे। प्री और पोस्ट में क्या होता है कि प्री में जो भी आपका डॉक्टर कंसल्टेंसी का खर्च है, दवाइयों का खर्च है, टेस्ट का खर्च है और भर्ती होने के बाद जो भी खर्चे आएंगे उसका भी खर्च इसमें आपका कंक्लूड हो जाता है और आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है डे केयर ट्रीटमेंट। देखिए आजकल मेडिकल लाइन एडवांस हो गया है, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं या फिर ऑपरेशन है जो दिनों दिन हो जाते हैं, रात में आपको भर्ती रहने की या 24 घंटे भर्ती रहने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्या आप जो पॉलिसी ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसमें डे केयर ट्रीटमेंट कवर है और कितना कवर है। अगर कोई क्या उसमें कोई लिमिट तो नहीं है, अगर कोई लिमिट है तो लिमिट वाला ज्यादा से ज्यादा लिमिट वाला ले, मतलब हमारा डे केयर ट्रीटमेंट भी उसमें कवर होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी घर पर इलाज। मान लीजिए कि हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि अस्पताल जा सकें और घर पे ही हम इलाज करवाना चाहते हैं, तो ये ट्रीटमेंट कवर है कि नहीं हम जो प्लान ले रहे हैं उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कवर होना चाहिए। हाँ शिक्षक बंधुओं, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए पैरालाइज्ड कोई हो गया और वो अस्पताल नहीं जा सकता है, वो घर पे ही इलाज लेना चाहता है, तो वो हमारे पॉलिसी में सुविधा है या नहीं, इसका ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है नो क्लेम बोनस। ज्यादा से ज्यादा नो क्लेम बोनस होना चाहिए। नो क्लेम बोनस क्या होता है, मान लीजिए हमने साल भर का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और साल भर के अंदर हमने कोई क्लेम नहीं लिया, हमें कोई बीमारी नहीं, हम अस्पताल नहीं गए, कोई क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल जब हम पॉलिसी लेंगे तो उसमें अगर 10 लाख का पॉलिसी है तो नो क्लेम बोनस अगर 50% है तो हमारा 15 लाख का सम एश्योर्ड हो जाएगा अगले साल। तो इस तरीके से नो क्लेम बोनस होता है। तो नो क्लेम बोनस जितना ज्यादा से ज्यादा मिलता है उस प्लान को लेना चाहिए। अगला पॉइंट है एम्बुलेंस चार्ज। ये तो लगभग हर हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेंगे कि उसका कोई लिमिट है या नहीं। अगर लिमिट है तो क्या उस खर्चे में आप अस्पताल आ जा सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से, तो वो आप देख लेंगे, चेक जरूर कर लेंगे। अगला है कैप ऑन कवरेज। बहुत तरह के कवरेज होते हैं, जैसे मैटरनिटी कवरेज हो गया, ओपीडी कवरेज हो गया, ओपीडी इलाज कराना है, ईएनटी ट्रीटमेंट हो गया, दांतों का ट्रीटमेंट, आंखों का ट्रीटमेंट, उस पर कुछ लिमिट दिया रहता है बहुत से प्लान में। तो ये आप चेक कर लेंगे क्या आपके लिए वो पर्याप्त है या नहीं। अगर पर्याप्त है तो ही उस प्लान को लेंगे। अगला पॉइंट है एक्सक्लूजन भी आप ध्यान में रख लेंगे। जब आप प्लान लेते हैं तो उस समय आपको एक्सक्लूजन पता होना चाहिए कि इस हेल्थ इंश्योरेंस में किस किस बीमारी का इलाज पूरी तरह से नहीं होगा, जिसका इलाज इसमें कवर नहीं होता। ये आपको जानना जरूरी है, पहले से आपको तैयार रहना है कि इसका इलाज इसमें नहीं होगा, तो ये जानना भी आपको जरूरी है। अगला पॉइंट है कंज्यूमेबल एड ऑन, जैसे कि ग्लव्स वगैरह जो भी होते हैं, मास्क वगैरह भी होते हैं, अस्पताल में खर्चे आते हैं, तो ये एड ऑन अगर नहीं है कंज्यूमेबल आपके प्लान में तो आपको अलग से पे करना होगा, कंपनी आपको पे नहीं करती है। तो ये एड ऑन अगर प्लान में नहीं है तो एड ऑन आप अलग से ले लें, उसका कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के एड ऑन आप ले लें, क्योंकि ये भी खर्चे ज्यादा आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। कुछ पॉइंट जिसके आधार पे आप अपना प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये सभी पॉइंट मेन पॉइंट है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट आप अगर मिस करते हैं तो आपको हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान या क्लेम के दौरान आपके जेब पे भारी खर्चा पड़ जाए। तो आप अपनी जेब से अगर खर्च को बचाना चाहते हैं तो इन पॉइंट को ध्यान में रखकर ही किसी भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। कंपनी का चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये पॉइंट का चुनाव है। आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, 30-32 कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी से आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बाकी और भी छोटे मोटे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनको भी आप ध्यान में रख लेंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट होते हैं, इनको आप ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, जैसे कि कंपनी हो गई आपकी केयर हो गया, बजाज हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, एचडीएफसी एग्रो हो गया, आईसीआईसी पोटेंशियल हो गया, मैक्स भूपा हो गया, न्यू इंडिया हो गया, आदित्य बिरला, मतलब इस तरीके की कुछ कंपनियां हैं नामी गिरामी, उसमें से किसी से भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं और अपनी हेल्थ चिंताओं के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही आपके लाइफ से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट मैं
डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिले और आप अपने लाइफ़ के प्रति अवेयर हो सकें, सचेत हो सकें और होने वाले भविष्य में खर्चों से बच सकें।